आज जो टेस्ट हुआ है केमिकल इक्विलिब्रियम का, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम उसका सब टॉपिक था, तो उस पर पहले डिस्कशन कर लेते हैं क्योंकि उसमें मैंने देखा है मार्क्स वगैरह कम आए हैं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि तुमने देखो पहली बार इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स का टेस्ट पेपर दिया है, दूसरी बार थर्मोडायनेमिक्स तुम्हें नहीं पता एंट्रोपी क्या होती है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो थर्मोडायनेमिक की चीज़ें हैं। तो अगर उसमें कम भी आए हैं तो नॉट एन इशू, ठीक है। लेकिन जो जो डाउट्स अभी ग्रुप में डाले गए थे श्रेयन द्वारा, उस पर अपन डिस्कशन कर लेते हैं, उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं क्योंकि वो डालता है भला सबका हो जाता है। दैट्स गुड, वो अपने लिए तो करता ही करता है, बाकी लोग भी उसके बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, ठीक है। तो उसमें अगर कम आए हैं तो अपसेट होने की नीड नहीं है, बट हाँ चीज़ों को धीरे धीरे पिकअप करने की कोशिश करना, स्पेशली थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि अभी इक्विलिब्रियम में होना है। थर्मोडायनेमिक 12th का टॉपिक है हमारे, हम अभी कहाँ से उसमें पढ़ जाएंगे। चलो पहले आगे कंटिन्यू करते हैं। पहले ही क्वेश्चन में गड़बड़ियाँ हैं, चलो देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इन एन इक्विलिब्रियम सिस्टम मीन्स डैश। ओके, तो देखो सबसे पहले आपके पास गिवन क्वेश्चन में ये जानकारी दी हुई है कि जो रिएक्शन आपके पास है ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। अब अगर आपकी रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में तभी जाती है अकॉर्डिंग टू द ली चार्टिलियस प्रिंसिपल, ठीक है, जब आप उसको हीट सप्लाई करते हो, ठीक है। जब आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगी, जब आप उसको हीट क्या करोगे, सप्लाई करोगे, या फिर आप वहाँ पे क्या करोगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, तब आपकी रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने का उसका क्या नियम होता है कि जब आप उसके अंदर से हीट रिमूव कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप अगर उसका टेम्परेचर क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो। मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, अब आगे क्या इस पार्ट में, तो अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर तुमने टेम्परेचर को रेज किया, क्वेश्चन वाला कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है कि हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है, ये तो हमको पता है। अब तुम बताओ, जो तुमने वीडियो लेसन देखे थे, जो हमने टॉपिक सीखा था रिएक्शन क्वोशिएंट का, है ना, उस रिएक्शन क्वोशिएंट वाले टॉपिक में हमने एक कंडीशन पढ़ी थी, एक नहीं बल्कि 3 कंडीशंस पढ़ी थी। क्या थी वो कंडीशंस? पहला, ऐसा हो सकता है कि Q आपके K से छोटा आ जाए, एक ये हो सकता है कि Q और K आपस में इक्वल आ जाए, और एक कंडीशन ये हो सकती है कि Q आपके K से बड़ा आ जाए, बराबर। अब तुम मुझे बताओ, इस कंडीशन पे आप लोगों की रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे रहेगी, इस वाली कंडीशन में आपकी रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट करती है, और इस वाली कंडीशन में आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट करती है। तो मुझे क्वेश्चन में बोला है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करो, तो ये ऑब्वियस है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ये क्वेश्चन वाला आपको चीख चीख के बता रहा है। और अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, इसका मतलब आप लोगों के पास Q जो है वो K से कंपेरेटिवली क्या है, छोटा है। इतनी जानकारियां तुम्हें सबसे पता चल गई होगी, है ना। अब ऑप्शंस देखो क्या क्या दिए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है रिड्यूसेस के में मतलब के घट जाएगा। के नहीं घटेगा पगलो, क्यों घटेगा, के थोड़ी ना घटेगा, ठीक है। बल्कि के को अगर मैं कंपैरेटिवली देखूं क्यू के कंपेयर में, क्योंकि क्यू घट रहा है तो ऑटोमेटिकली उसके कंपेयर में आपका जो के है वो के क्या है, इंक्रीज हुआ है। क्योंकि ली चार्टिलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप अगर किसी भी रिएक्शन में कुछ करोगे तो वो रिएक्शन उसके इफेक्ट को अंडू करने की कोशिश करेगी, ठीक है, उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश करेगी। फॉर एग्जाम्पल, प्रियांशु की पॉकेट में मैंने 2 रुपए डाले, है ना, तो जो प्रियांशु की बॉडी है वो उस किसी भी तरीके से क्या करेगी, उस 2 रुपए को खर्च कर देगी कि नहीं, टोटल मेरे को 10 ही रुपए होना, 12 रुपए तुम करोगे तो करो, 2 रुपए में जाओ मैं खर्च कर दूंगा। तो अगर इससे ये समझ में आता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रही है और फॉरवर्ड में जाने से क्यों घटना है, तो ऑब्वियस है कि उसके इफेक्ट को अंडू करने के लिए, उसके इफेक्ट को गायब करने के लिए आपका के क्यू के कंपेयर में इंक्रीज हुआ होगा। तो इसका करेक्ट आंसर बी आएगा, एंड करेक्ट आंसर बी दिया ही हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी। तो ली चार्टिलियर प्रिंसिपल का क्वेश्चन था, इसका थर्मोडायनेमिक्स वाली चीज से कोई लेना देना नहीं है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वाले सवाल में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं कौन सा डाउट है। क्वेश्चन नंबर 3 एक और डाउट में है,
ओके। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक रिएक्शन दी हुई है 2 टाइम्स ऑफ NO, इक्विलिब्रियम में है N2 प्लस O2 के साथ। इस रिएक्शन का डेल्टा H नॉट आपको दिया है -196 किलो जूल। तो इससे तो बस ये शिक्षा मिलती है इस निगेटिव क्वांटिटी को देखकर कि ये जो रिएक्शन है आप लोगों की एक्सोथर्मिक है। ठीक है ना, बस खत्म। अच्छा, अब ये वाला जो थर्ड वाला न्यूमेरिकल है, इस थर्ड वाले न्यूमेरिकल पे मैंने अच्छे से बातचीत की थी वीडियो के दौरान, मुझे अच्छे से याद है। साफ साफ बताया गया था कि उसमें देखना एक नोट लिखवाया था। 1 मिनट, अगर मेरे पास पुराने PDFs हैं तो रुको, उसमें मैं दिखा भी देती हूँ तुमको। ये कौन सा वाला है? 4.2 HI, ये डाउट डिस्कशन का है। प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4, एप्लीकेशन ऑफ LCP, ये रहा थर्मोडाइनमिक्स ऑफ अ इक्विलिब्रियम। देखो यहाँ पे ये हम लोग इक्विलिब्रियम उस दिन पढ़ रहे थे, ग्राफ वगैरह हमने पढ़े, और आखिरी में एक नोट लिखा था। वो नोट कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? ये तो पहला पेज है। कहाँ चला गया यार, रुको ढूंढने दो। हाँ ये देखो, पढ़ो क्या लिखा है। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है तो जो सेकेंड टेम्परेचर होता है वो फर्स्ट टेम्परेचर से अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली एंडोथर्मिक है, मतलब आपने हीट सप्लाई की है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में K2 हमेशा K1 से बड़ा होता है, और एक्सो में इसका उल्टा आता है। दिख रहा है ये नोट? बस अभी इसी नोट के हिसाब से आप लोगों का वो जो कहाँ सॉल्व कर रहे थे हम लोग, ये क्वेश्चन है। अब जिन तुम लोगों के पास तो देखो सामने क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन इसलिए नहीं रखती क्योंकि मुझे किसी और के लिए तो वीडियो बनाना नहीं है, बाहर के लोगों के लिए। तुम लोगों ने पेपर दिया है, तुम्हारे डाउट डिस्कशन का वीडियो है ना, तो क्वेश्चन तुम्हारे पास ऑलरेडी है, सो उसके लिए मैं नहीं बनाती हूँ वो क्वेश्चन पेश नहीं करती मैं यहाँ पे आके। अब देखो क्वेश्चन में जो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आपसे ये कह रहा है कि जो KP होगा एट 1000 केल्विन, ठीक है, 1000 केल्विन का वो कम होगा एज कंपेयर टू KP एट 2000 केल्विन। तो सबसे पहले तो हमने ये पहचाना कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ऐसा होता है कि अगर टेम्परेचर को आप बढ़ाओगे तो आपका जो K है ना वो क्या होगा, घटेगा। यही शिक्षा मिलती है हमें इस नोट को देख के कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो K आपका घटेगा, बराबर। अच्छा, तो ऐसे केस में हमारी रिएक्शन तो एक्सोथर्मिक है। तो एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाया, देखो 1000 से 2000 जा रहे हो, तो 2000 वाले का K छोटा होना चाहिए एज कंपेयर टू 1000 वाले का K। सो देयरफॉर पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, अब यही सेम नोट के हिसाब से आपको आपका आंसर ढूंढना है, तो आप तो अपना आंसर खुद ही बता सकते हो कि एक्सोथर्मिक में ये चीज कुछ इस प्रकार से होगी। ये अब ये किस ऑप्शन में तुमको देखने को मिल रहा है वो तुम ढूंढ लो, ठीक है। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर B। तो B ऑप्शन आपका सही है। बाकी ऑप्शन पे भी अपन डिस्कशन कर लेते हैं कि बोल रहा है कि वो इक्वल है। ऐसे कैसे इक्वल है? KP तो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है ना, इक्वल तो हो ही नहीं सकता। और D ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि D ऑप्शन में वो बकवास कर रहा है कि वो प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। प्रेशर कहाँ से आ गया यार इसमें? तो देयरफॉर ये इसका आंसर होगा। तो ये देखो नोट्स कॉपी का पॉइंट था, है ना। तो देयरफॉर नोट्स को टाइम टू टाइम ना समराइज किया करो। वो जो चीजें आपको लिख के दी गई हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि जब तुम आंखें बंद करो तो तुम्हारे सामने एक एक पन्ने की इमेज आनी चाहिए। हाँ, इस पेज पे ये लिखा था, इस पेज पे ये लिखा था, ये है, इसका ये है। अगर थर्मोडायनेमिक ऑफ इक्विलिब्रियम का सवाल है तो टेम्परेचर और K के बीच में क्या कोई रिलेशनशिप था या नहीं था, ऐसा। लिटरली जब मैंने अपना JEE का एग्जाम दिया था उस वक्त मेरी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन ऐसी थी। फिजिक्स चाहे मेरा कितना भी बड़े गड्ढे में क्यों ना रहा हो, उसके अपने कुछ रीजन से, बट केमिस्ट्री एंड मैथ्स दीज वर माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, ठीक है। अब तो मैथ्स छोड़े बहुत समय हो गया, अब तो पूरी केमिस्ट्री की ही दुनिया हो गई है, बट फिर भी ये चीज़ तुम्हारी भी ऐसी ही रहनी चाहिए। केमिस्ट्री एक बहुत ही ईजी और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। आपको 25 डिग्री सेल्सियस पे KP की जो वैल्यू है वो 0.16 दी हुई है ना। और इस क्वेश्चन में डेल्टा H आपको -82 किलो कैलोरी दिया है। तो इससे अगेन एक शिक्षा मिलती है कि रिएक्शन हम लोगों की कैसी है, एक्सोथर्मिक है। ओके, नो इश्यूज।
अब एक मतलब ये जो डेटा दिया है, ये डेटा आपको इस रिएक्शन के लिए दिया है। 2 टाइम्स ऑफ NOBr इक्विलिब्रियम में है 2 टाइम्स ऑफ NO प्लस आपके Br2 के साथ। ओके, आपको उस क्वेश्चन में फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है। हाँ, किसी एक इंसान से इस क्वेश्चन में ये गलती हो सकती है कि वो करेक्ट स्टेटमेंट को मार्क कर दिया उसने, ठीक है, आपको फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है, करेक्ट नहीं। तो जो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ये कह रहा है कि अगर मैं 100 डिग्री सेल्सियस पर Kp की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो Kp जो नया वाला आएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, वो नया वाला Kp क्वेश्चन कह रहा है कि 0.16 से छोटा आएगा। इज इट ट्रू और फॉल्स? अभी हमने ऊपर डिस्कशन किया वो नोट, तो नोट से क्या शिक्षा मिलती है कि जब जब एक रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे K उसका क्या हो जाता है, घट जाता है। तो अगर तुम 25 से 100 जाओगे तो K घटेगा, यानी कि 0.16 से छोटा ही आएगा। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। मेरे हिसाब से श्रेयन तुम्हारी यहाँ पे यही मिस्टेक हुई है कि तुमने करेक्ट ऑप्शन ढूंढ लिया है। और अगर करेक्ट ऑप्शन अगर तुमने ढूंढ लिया है तो तुम्हारा अगर 5 का A तुमने ऐसे एज अ करेक्ट ऑप्शन समझ के मार्क किया तो फिर तुम्हारा 3 गलत नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जिसको 3 आता है वो 5 बना सकता है, या जिसको 5 आता है वो 3 बना सकता है। सो A इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब वो बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम पे जो भी मिक्सचर होगा उसको अगर आप कंप्रेस करोगे, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कंप्रेस? कंप्रेस का मतलब होता है यू आर अप्लाइंग प्रेशर, ठीक है। कंप्रेस का मतलब क्या होता है, अप्लाइंग प्रेशर। तो वो ये कह रहा है कि अगर आपने उस रिएक्शन में प्रेशर अप्लाई किया, यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि प्रेशर को हमने इंक्रीज किया, तो प्रेशर को इंक्रीज करने से वो ये कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ब्रोमीन ये घटेंगे। ऐसा क्वेश्चन वाला कह रहा है, मैं नहीं कह रही हूं। तो क्या ये चीज ट्रू है कि फॉल्स है, चेक कर लेते हैं। प्रेशर के लिए तो यार लेकिन डेल्टा Ng पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो डेल्टा Ng है वो ग्रेटर देन क्या है, 0 है, ठीक है। अब जब जब डेल्टा Ng आप लोगों का ग्रेटर देन 0 होता है तो प्रेशर का और आपके क्यू का एक रिलेशनशिप होल्ड होगा। वो रिलेशनशिप आपको याद रखना है कि वो रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। आपको वो याद रखना है कि वो रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। हमने बोल दिया कि वहां पे रिलेशनशिप होल्ड होगा, लेकिन वो रिलेशनशिप क्या है वो तुम्हें याद होना चाहिए। जब जब डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 होता है प्रेशर क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है, आप कंप्रेस कर रहे हो, यानी कि आप क्या कर रहे हो, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो। तो प्रेशर को इंक्रीज करने से क्यू आपका डेफिनेटली बढ़ा होगा। क्यू किसके कंपेयर में बढ़ा होगा, क्यू आपके के कंपेयर में बढ़ा होगा। और जब जब क्यू के कंपेयर में बढ़ जाएगा तो आपकी जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड शिफ्ट होगी। बैकवर्ड शिफ्ट होने का मतलब है वो किसके तरफ जा रही है, टुवर्ड रिएक्टेंट जा रही है। टुवर्ड रिएक्टेंट जाने का मतलब क्या होता है, मोर रिएक्टेंट प्रोड्यूस, ठीक है। आपका ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रिएक्टेंट प्रोड्यूस होगा, बराबर। अच्छा, अब रिएक्शन देखो। अब क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि Br2 घटेगा। अब Br2 इस क्वेश्चन का कौन है, Br2 तो इस क्वेश्चन का प्रोडक्ट है, बराबर। Br2 तो इस क्वेश्चन का प्रोडक्ट है। और हमारी बात क्या हो रही है कि मोर रिएक्टेंट प्रोड्यूस होगा। तो अगर रिएक्टेंट ज्यादा क्वांटिटी में है तो ऑब्वियस है कि जो प्रोडक्ट है वो लेस हो गया होगा। तो क्वेश्चन वाला सही तो कह रहा है कि Br2 घट जाएगा कंप्रेस करने पे। सो देयरफॉर ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है। अभी तक थर्मोडायनेमिक ऑफ इक्विलिब्रियम पे कोई भी बातचीत नहीं हो रही है, पूरा ली चार्टिलियस के ही सवाल है। मैंने बनाते वक्त देखा भी नहीं था कि यह ली चार्टिलियस के से ही रिलेटेड सवाल है, बट देखो अभी तक एक भी ऐसा सवाल नहीं आया जो थर्मोडायनेमिक ऑफ इक्विलिब्रियम से। हाँ, ये ऑप्शन और उसके ऊपर वाले की बात अलग है। अच्छा, तो बी ऑप्शन भी सही निकला। अब आ जाते हैं सी ऑप्शन पे। सी ऑप्शन क्या कहता है, ए एडिशन ऑफ Br2 टू इक्विलिब्रियम मिक्सचर विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन NO। वो ये कह रहा है कि Br2 जो है, ठीक है, Br2 को आप ऐड करो। इस क्वेश्चन में Br2 कौन है, प्रोडक्ट है। आप प्रोडक्ट को इंक्रीज कर रहे हो। अगर आप प्रोडक्ट इंक्रीज करोगे तो बताइए रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड शिफ्ट होगी। बैकवर्ड शिफ्ट होगी यानी कि वो किसकी तरफ जाने वाली है, टुवर्ड रिएक्टेंट जाएगी। रिएक्टेंट जाएगी, इसका मतलब आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। और आप लोगों के पास बेचारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कम से कम होने की कोशिश करेगा, है ना, डिक्रीज होने लगेगा। अब क्वेश्चन वाला कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाला,
ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाला, मेरे हिसाब से नहीं। क्वेश्चन वाला ये कह रहा है आपसे कि एनओ जो होना चाहिए, इस ऐसा करने से एनओ इंक्रीज होगा। लेट्स चेक एनओ क्या है। पहले तो वो देखो रिएक्शन में, एनओ इज प्रोडक्ट, राइट, एनओ इज प्रोडक्ट। और ऐसा जब तुम Br2 को ऐड करोगे तो Br2 ऐड करने से प्रोडक्ट घटता है, तो एनओ को भी क्या होना चाहिए था, घटना चाहिए था ना क्वेश्चन वाले का। देयरफॉर स्टेटमेंट सी इज इनकरेक्ट, और ये आप लोगों के उस क्वेश्चन का फॉल्स स्टेटमेंट होगा। और क्वेश्चन में जो डी ऑप्शन है वो तो मुझे आई डोंट थिंक कि एक्सप्लेन करने की नीड भी है। साफ साफ बोल रहा है कि टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे, इसका मतलब पहले तो रिएक्शन एक्सो है, उसमें आप टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी तो ज़्यादा सारा प्रोडक्ट बनेगा। सो करेक्ट आंसर विल बी सी, क्योंकि आपको फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढनी थी। ठीक है, अच्छा, तो अगर मान लेते हैं किसी को पहला ऑप्शन नहीं भी आता है, मान लेते हैं किसी को ये रूल नहीं भी आता है, याद नहीं है, तो यार ये तो ली चार्टिलियर प्रिंसिपल है ना, ये आप लोगों का ली चार्टिलियर प्रिंसिपल है, वो डी ऑप्शन भी ली चार्टिलियर प्रिंसिपल है। तो एक इंसान तो खुद ही समझ जाएगा कि अच्छा यार ए नहीं आता है, बी सी डी में सी इनकरेक्ट है और सिंगल चॉइस टाइप क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली सी ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 में आ जाते हैं। आपके पास दिया है H2 प्लस I2 इक्विलिब्रियम में है 2 टाइम्स ऑफ HI के साथ, यानी कि डेल्टा NG0, रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ओके, चेक कर लेते, रिकॉर्डिंग है ना, हाँ है। ओके, इसका Kc आपको 350 डिग्री सेल्सियस पर जब ये रिएक्शन हुई तो Kc वॉज गिवन 66.9, और 448 डिग्री सेल्सियस पर जब ये रिएक्शन हुई तो Kc इज गिवन यू 50 डिग्री सेल्सियस। द रिएक्शन हैज़ डैश, मतलब रिएक्शन के लिए जो ऑप्शन दिए हैं उससे आपको ये पता लगाना है कि रिएक्शन एक्सो है, एंडो है, क्या है। पहले तो देखो इस क्वेश्चन में टेम्परेचर को देख के क्या शिक्षा मिलती है। इस क्वेश्चन में टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन टेम्परेचर के बढ़ने से क्या के बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, टी घट रहा है। अभी अभी ये जो पीछे थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम का जो ये नोट पढ़ा था, इस नोट से क्या समझ में आता है कि रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है। और जब जब आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए डेल्टा H की वैल्यू कैसी होती है, निगेटिव होती है। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन आएगा बी फॉर बॉल, एंड इट इज गिवन दैट। ठीक है, तो अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही सेम लॉजिक, क्वेश्चन नंबर 5 में भी वही सेम लॉजिक, क्वेश्चन नंबर 6 में भी वही सेम लॉजिक। एक छोटा सा कॉपी में लिखा हुआ नोट कितना ज़्यादा महत्व रखता है। ठीक है, छोटी सी चीज़। अच्छा, 7th वाले में आ जाते हैं। 7 में ग्राफ दिया है। ओके, थोड़ा सा मुझे भी अपने कंसेप्ट रिवाइज करने पड़ेंगे ग्राफ वाले क्वेश्चन के लिए। log बेस 10 के और 1/t के वर्सेस ग्राफ है। ओके, इस तरीके का ग्राफ दिया है, डॉटेड 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 लाइन, यहाँ पे एक पॉइंट ए लिखा हुआ है, डेट्स ऑल। ओके, बोल रहा है ग्राफ दिया हुआ है और एडजेसेंट ग्राफ इन विच द स्ट्रेट लाइन इज एट 45 डिग्री। ओके, 45 डिग्री मतलब ये एंगल आपको 45 डिग्री का दिया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का डेल्टा H0 क्या होगा, सिंपल है। तो पहले तो मैं अभी ऐसा अगर मान कर चलूँ कि मुझको पुराना कुछ भी याद नहीं है, जो कि मुझे फैक्ट है, याद भी नहीं है, क्योंकि मुझे आपको एग्जाम देनी नहीं है ना। जब भी तुम मुझसे कोई डाउट पूछोगे तो मेरा क्या है, मैं तो थोड़ा देख लूंगी कि अच्छा हाँ यार मैंने उस वक्त क्या पढ़ाया था, या तुम्हीं से तुम्हारी नोट्स कॉपी की फोटो मंगा के तुम्हें बता दूंगी कि अच्छा ये ऐसे करते हैं। बट अगर भूली बिसरी यादों के सहारे अगर मैं चलूँ तो इतनी चीज़ मुझे याद है कि डेल्टा G0 इक्वल्स टू समथिंग माइनस RT ln ऑफ K। हमारे पास एक इक्वेशन थी जिसमें हम लोगों ने बेस 10 करने के लिए उसको 2.303 से मल्टीप्लाई किया था। इस तरीके से log बेस 10 K हो गया था। ठीक है, याद आ रहा है, ऐसा कुछ था। ओके, और इसके अलावा कुछ और भी था। हाँ, क्या, एक ये था कि डेल्टा G0 इज इक्वल्स टू डेल्टा H0 माइनस ऑफ T टाइम्स ऑफ डेल्टा S। फिर हमने इन दोनों इक्वेशंस को आपस में इक्वेट करके एक कंडीशन बना ली थी, दैट इज डेल्टा H0 माइनस ऑफ T डेल्टा S इक्वल टू माइनस ऑफ 2.303 RT। ठीक है, log 10K, ये ऐसी इक्वेशन। अब मेरे को पूरा सॉल्व करने का मूड नहीं है तो मैं तुम्हें डायरेक्टली दिखा देती हूँ, क्योंकि किया है ना मैंने सॉल्व, टाइम पास हो ना किया है। कहाँ गई वो इक्वेशन जहाँ हमने बनाई थी, ये रही, ये देखो दिखी ये इक्वेशन, ये दिखी, ये इक्वेशन दिखी, बनाई हुई है हमारे द्वारा ही, है ना, पढ़ा है ना हमने ये टॉपिक।
अच्छा, तो ये इक्वेशन फाइनली बनकर आती है। तुमको तो देखो ये इक्वेशन मुंह जबानी रटी हुई होनी चाहिए कि पेपर तुमको देना है। अब इसको हम लोग प्लॉट कर रहे हैं वाई एक्सिस पर। मैंने ग्राफ उस दिन भी प्लॉट करके दिखाया था, ठीक है। 1 टेम्परेचर को प्लॉट कर रहे हैं हम लोग एक्स एक्सिस पर। अच्छा, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेट क्या होता है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। जहां पे m का मतलब क्या होगा? ये जो मैं शेड कर रही हूं ना, ये है आपका m। ये उस दिन भी बताया था। और c क्या होगा? ये होगा, ठीक है। बट c ओके, क्वेश्चन में तुमसे क्या फाइंड करने को कह रहा है? क्वेश्चन में डेल्टा एच नॉट फाइंड करने को कह रहा है। मतलब क्वेश्चन वाले को m यानी कि स्लोप से मतलब है। तो अब मुझे बताओ यहां से m कितना है? माइनस ऑफ डेल्टा एच नॉट अपॉन में 2.303 r। अब हम स्लोप कैसे निकालेंगे? आप आगे जाके मैथ्स में स्ट्रेट लाइंस पढ़ोगे, क्योंकि आप लोगों को सीबीएसई बोर्ड में 10th तक स्ट्रेट लाइंस के ऊपर कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन जो स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको ये चीज़ थी। स्लोप आपका होता है tan थीटा, ठीक है। ये होता है स्लोप कि आपकी जो लाइन है, जो आपने या फिर कर्व है तो फिर टेंजेंट की बात करेंगे। अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो उसने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना थीटा एंगल फॉर्म किया है, ठीक है, उसका टेंजेंट, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री वाला, उसको हम लोग कहते हैं स्लोप। ये आगे मैथ्स में तुम सीखोगे, क्योंकि जो स्टेट बोर्ड वाले होते हैं उन लोगों को ये चीज 10th में ही रहती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तुमको नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसकी वजह से हो सकता है कि तुम्हारा ये वाला सवाल में भी गलत हो जाता, ठीक है। तो tan 45 डिग्री कितना हो जाएगा? 1। अच्छा, 1 इक्वल टू माइनस ऑफ 2.303 r इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट। अब मेरे हिसाब से तुम डेल्टा एच नॉट ये तुम्हारा आ चुका है। अब बस तुम्हें यहाँ पे r की वैल्यू पुट करनी है, परंतु r की वैल्यू पुट करते वक्त सावधान। क्यों? क्योंकि आपके पास जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, वो ऑप्शंस पहले तो आपको कैलोरीज में दिए, और हमारी बहुत गंदी आदत है कि हम आर की वैल्यू को ये पुट करने की हमारे अंदर बहुत ज़्यादा मतलब इच्छा होती है। सो इट इज़ लीटर, एटीएम, मोल इनवर्स, कैलोरी इनवर्स, ये इसकी यूनिट है। अच्छा, दूसरी आर की वैल्यू होती है 8.314, जो हम जूल में यूजुअली यूज़ करते हैं। तो आर के लिए कैलोरीज में क्या पुट किया जाता है? फिर ये तुमको बताया था, लिखवाया भी था, इवन आई थिंक 2-3 क्लास पहले। 2 कैलोरी समथिंग 2 वैल्यू पुट करते हैं। तो अगर तुम यहाँ से पुट करोगे तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 4.606, में भी छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, कैलोरी बराबर, ठीक है। ये आंसर आता है। तो देखो डेल्टा एच नॉट कितना आया? माइनस। तो देयरफॉर इसका करेक्ट आंसर होगा बी फॉर बॉल, और वही आंसर दिया हुआ भी है, ठीक है, वही आंसर दिया हुआ भी है। खत्म, और कुछ भी नहीं। अब इस क्वेश्चन को हम एक तरीके से और कर सकते थे। देखो वो एक तरीका समझते हैं, मतलब इससे ऑप्शन रूल आउट हो जाते हैं। मैं अगर एग्जाम हॉल में बैठी होती तो मैं इस तरीके को कैसे कर रही होती, क्योंकि जब मैं एग्जाम हॉल में केमिस्ट्री का पेपर लिखने बैठती हूँ तो मेरे को केमिस्ट्री का पेपर मेरी आंखों के सामने एक एक पेज स्कैन होता है, एक एक पेज। देखो हमने 2 ग्राफ बनाए थे, उस दिन मैंने तुम्हें क्लासीफाई करके दिखाया था। ये बनाया था एक ग्राफ, ये ग्राफ नंबर 1 पढ़ो। अरे यार, ये ग्राफ नंबर 1 पढ़ाया था उस दिन। क्या था इस ग्राफ का नेचर? देखो नीचे की तरफ आ रहा है, डिक्रीजिंग स्लोप है ना, याद आया? अच्छा, ये क्या लिखा है पढ़ो? फॉर एंडो। अच्छा, दूसरे ग्राफ में आ जाओ। दूसरा ग्राफ कहाँ है? ये देखो ऊपर की तरफ है। किसके लिए ग्राफ बनाया है? फॉर एक्सो, याद आया? तो क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में आपका ग्राफ ऊपर की तरफ है, मतलब क्वेश्चन के ग्राफ को देखकर ही आप आइडेंटिफाई कर सकते थे कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। और अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है मतलब डेल्टा एच आपका क्या होगा? निगेटिव। और अगर डेल्टा एच निगेटिव होगा तो ए ऑप्शन और सी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनके आगे तो प्लस लगा हुआ है। तो या तो बी हो सकता है तो डी हो सकता है, और बी और डी में कौन सा होगा? हाँ, ये प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता जब तक आप ये कैलकुलेशन ना करो। तो एक इंसान ना ऑप्शन भी रूल आउट कर देता है, एलिमिनेशन, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं 9th में। होप सो कि वो डाउट क्लियर है। एक रिएक्शन दी हुई है A प्लस बी इज एन इक्विलिब्रियम विथ C प्लस डी। जो डेल्टा G है वो -67 किलो कैलोरी पर मोल है। ओके, डेल्टा G की वैल्यू दी है, ध्यान रखेंगे। बोल रहा है व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। काम डाउन। अच्छा, अभी जब हमने थर्मोडायनेमिक ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ा था तो थर्मोडायनेमिक ऑफ इक्विलिब्रियम की क्लास की स्टार्टिंग मैंने कैसे की थी? ये ग्राफ से की थी क्या? नहीं,
क्लास की स्टार्टिंग हमने ना इस प्रवचन के साथ की थी। कहाँ गए वो प्रवचन कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म क्या कहते हैं आपका थर्मोडायनेमिक्स, ये ध्यान आ रहा है? अच्छा, फिर हमने 3 ग्राफ पढ़े थे। पहले तो समझा था कि आप रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को 2 टर्म में डिफाइन कर सकते हो, पहला एंट्रोपी के टर्म्स में और दूसरा आप उसको किसके टर्म्स में डिफाइन कर सकते हो, मैं भी भूल गई, आई थिंक कौन सा तो टर्म था, गिब्स एनर्जी के टर्म्स में, राइट। तो ये इस तरीके से हमने 3 ग्राफ पढ़े थे। फिर मैंने बताया था ग्राफ देखो ऐसा भी हो सकता है, ये इस तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, इस ग्राफ को देखो, नीचे वाले ग्राफ को देखो और ये वाले ग्राफ को देखो, ध्यान आ रहे हैं 3 ग्राफ। अच्छा, ये ग्राफ किसके टर्म्स में, गिब्स एनर्जी के इसमें, बराबर, और क्वेश्चन में भी गिब्स एनर्जी बोला है। तो जब एक ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है, तो इस ग्राफ की खास बात क्या है, इस ग्राफ में कंक्लूजन्स याद रखिए, कंक्लूजन्स, इस ग्राफ का डेल्टा जी नेगेटिव है, बराबर। अगर इस ग्राफ का डेल्टा जी नेगेटिव है मतलब ये सारे उस ग्राफ के कैरेक्टरिस्टिक्स हुए। तो आपको यही ढूंढना था ऑप्शन में, थियोरेटिकल सवाल है कॉपी का, थियोरेटिकल। जब जब डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, इससे ये समझ में आएगा कि रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना अच्छा लगता है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है और बैकवर्ड डायरेक्शन में उसको आना अच्छा नहीं लगता है। और अगर कोई रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेगी। पढ़ो क्या लिखा है, प्रोडक्ट फेवरेबल रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको साफ साफ क्वेश्चन के गिवन में पहली लाइन में लिख के दिया है डेल्टा जी एक नेगेटिव क्वांटिटी है, -67 किलो कैलोरी पर मोल। इसका मतलब वो रिएक्शन प्रोडक्ट फेवरेबल रिएक्शन है। अगर वो एक प्रोडक्ट फेवरेबल रिएक्शन है, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगी, है ना। तो ए ऑप्शन में क्या बोला गया है, वेरी लिटिल प्रोडक्ट फॉर्म्स। तो ये ऑप्शन तो यार वहीं पे धराशायी हो गया। इसको टिक कोई कैसे कर सकता है, इसको वही इंसान टिक कर सकता है जिसने टॉपिक को प्रिपेयर नहीं किया है, जिसने सोचा है कि अरे ये सारी बकबक तो लिखवा दी, इस बकबक की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। केमिस्ट्री इज नॉट अबाउट कैलकुलेशंस ईच एंड एवरी टाइम। आपको मेंस में ऐसे ही सवाल देखने को मिलेंगे, जो सवालों का सेट दिया जा रहा है ना, ये बहुत ही अच्छा दिया जा रहा है तुम्हारा, कि जिस थ्योरी को आप पढ़ रहे हो उस थ्योरी से क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम हो रहे हैं, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर अटेम्प्टिंग इट। कुछ दिनों के बाद मैं सारे पेपर्स कैसा है आप लोगों के मतलब ओपन रखूंगी, ताकि तुम जब भी इसको क्लिक करो तुम इसको देख पाओ, या फिर इसकी पीडीएफ सब मैं रख दूंगी अवेलेबल, ताकि तुम वापस चीजों को देख पाओ, या किसी दूसरी आईडी से इसको फिर से अटेम्प्ट कर पाओ अपना लॉगिन करके, है ना, दूसरा ईमेल आईडी से, ताकि फिर से देख पाओ कि क्या इंप्रूवमेंट हुई है। पहली बार कर रहे हो, बट पहली बार में भी ये सारी चीजें बननी चाहिए तुमसे। अगर ये पहली बार वाले में भी नहीं बन रही है, इसका मतलब आपने प्रिपरेशन नहीं की है, आपके पास रिविजन नहीं है, वो भी स्पेशली उस टॉपिक का जो अभी करंटली क्लास में चल रहा है। तो पहला ऑप्शन तो टिक करने लायक ही नहीं था। अच्छा, सी ऑप्शन तो और भी बकवास है। सी ऑप्शन बोल रहा है कि जब तक एंट्रोपी और एंथैल्पी यानी कि एस और एच की वैल्यू नहीं दी होगी, जब तक हमें ये नहीं बता सकता कि वो, मतलब इनडायरेक्टली वो ये कह रहा है कि इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन है। इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन, दिस इज अ टोटली, बोलना नहीं चाहिए डैश, ठीक है भी, वो पूरी बकवास है, ठीक है। तो सी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब बचता है बी और डी। बी फॉर बॉल, डी फॉर डॉग। डॉग वाली रिएक्शन को देखते हैं। द रिएक्शन इज इजीली रिवर्सिबल एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल। बकवास, फुल ऑन बकवास। इस ग्राफ को देख के तुम्हें लग रहा है द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल? कहीं से भी नहीं, क्योंकि डेल्टा जी निगेटिव है। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तभी आपस में इक्वल होती है जब आपका डेल्टा जी बराबर कितना हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है ना। डेल्टा जी बराबर कितने, सॉरी मैंने नोट लगा के रखा है, प्लीज रिमूव इट। जब आपका डेल्टा जी बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए। सो डी कैन नॉट बी योर आंसर। सो ऑब्वियस है बी ही होगा, बट बी की भी जस्टिफिकेशन देख लेते हैं। द रिएक्शन इज वर्चुअली कंप्लीट एंड ओनली अ लिटिल ऑफ द रिएक्टेंट रिमेन। देखो क्या कहा था मैंने, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए स्पॉन्टेनियस है, वो तड़प रही है कि काश मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाऊं 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 जाऊं। तो इसका मतलब वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, और अगर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बन गया है, इसका मतलब रिएक्टेंट तो बचा ही नहीं, तभी तो प्रोडक्ट बन गया। बात भेजे में गई। सो देयरफॉर फोर्थ ऑप्शन विल बी, सॉरी बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। कोई बात नहीं है, उसमें एकदम डिप्रेशन में तो जाना ही मत कि आप समझ में नहीं आया, ठीक है,
कि अब हम बना नहीं पाए वगैरह वगैरह, बट चीज़ों से मेरा ऐसा मानना है हमेशा गलतियों से सीखना चाहिए, कभी भी उसके पीछे मातम नहीं मनाना चाहिए। अगर कुछ गलत हो भी गया है, जिस पॉइंट के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि सब खत्म हो गया है, बट वहाँ से भी एक फ्रेश स्टार्ट की जा सकती है एक अच्छे डायरेक्शन में। तो उसमें इस पॉइंट को इस तरीके से लेना कि अच्छा, इट मीन्स आई हैव टू प्रिपेयर माई नोट्स वेरी 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 केयरफुली। चलो 10 में आते हैं। लिक्विड एक इक्विलिब्रियम में है विथ इट्स वेपर। एक मिनट, थोड़ी अंग्रेजी भाषा मुझे समझ में नहीं आ रही, कैसी इंग्लिश लिखी हुई है। When a liquid in equilibrium with its vapor is heated, ओके, मतलब एक लिक्विड है वो इक्विलिब्रियम में है गैस के साथ और आप उसको हीट कर रहे हो मतलब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो। ओके, अच्छा, ये बात समझ में आई। ये मैंने नहीं कहा, ये मैंने डिड्यूस किया। कहाँ से? वहाँ पे क्वेश्चन की पहली लाइन में वर्ड लिखा था हीटेड। अब अगर आप लिक्विड से गैस जा रहे हो, यूज योर कॉमन सेंस, आप का जो डेल्टा है, मतलब रिएक्शन क्या होगी, एंडोथर्मिक होगी कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी? व्हाट टू से? ऑब्वियस है कि रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि लिक्विड तब तक गैस नहीं बनेगा जब तक आप उसको हीट सप्लाई ना करो। मतलब रिएक्शन एक तो पहले से एंडोथर्मिक थी, ऊपर से तुम उसको हीट भी कर रहे हो, तो हीट कर रहे हो मतलब तुम्हारी रिएक्शन जो है वो कहाँ जाने की इच्छुक है, मतलब जाने की इच्छुक है, क्या जा ही रही है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब होता है किसकी तरफ जाना चाह रही है? वो टूवर्ड रिएक्टेंट जाना चाह रही है। और अगर वो रिएक्टेंट की तरफ जाना चाह रही है, इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, सॉरी आई एम रियली सॉरी, टूवर्ड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट लिखते लिखते मेरा हाथ ही वैसा सेट हो गया। मोर प्रोडक्ट फॉर्म, ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रोडक्ट क्या होगा? फॉर्म होगा और रिएक्टेंट घटेगा, ठीक है। और लेस रिएक्टेंट लेफ्ट, आपके पास रिएक्टेंट कैसा होगा? कम बचेगा। क्या ये डिडक्शंस जो लिखे हैं, क्या वो बात जा रही है भेजे में? बस खत्म। अब उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, ध्यान से सुनो। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन बोल रहा है सेम इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज रीस्टैब्लिश्ड। जब भी आप ली चार्टिलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कुछ भी रिएक्शन के साथ छेड़छाड़ करते हो रिगार्डिंग टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका अनचेंज रहता है, बट रिएक्शन की जो डायरेक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाती है। सो बी कैन नॉट बी योर आंसर, राइट? ओके, सी और डी ऑप्शन पे वर्कआउट करते हैं। अ न्यू इक्विलिब्रियम मिक्सचर विथ अ हाई वेपर प्रेशर एस्टैब्लिश्ड, मतलब बोल रहा है कि वापस से इक्विलिब्रियम बनेगा, ठीक है। और वापस से इक्विलिब्रियम बनने के बाद लेकिन इस तरीके से बनेगा कि वेपर्स की क्वांटिटी कैसी होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर किसी इंसान से गलती होती तो यही वो पॉइंट है जहां पे उससे वो गलती होती, यही वो पॉइंट है। क्योंकि इससे समझ में भी आ रहा है ना, मोर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, मोर प्रोडक्ट मतलब ज़्यादा गैस यानी कि ज़्यादा वेपर। तो एक इंसान अगर कुछ गड़बड़ करता तो वो गड़बड़ क्या करता? सी ऑप्शन में गड़बड़ करता। वो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट सी ऑप्शन टिक करते, ठीक है। ओके, अभी गलत है या सही है वो तुमको भी पता है, आंसर की तुम्हारे पास ऑलरेडी है, बट हम लोग बातचीत कर रहे हैं। डी ऑप्शन में क्या बोला गया है? नया इक्विलिब्रियम बनेगा, ऑब्वियसली वो तो बनना ही है, जिसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, ऐसा उसका कहना है। इवेपोरेशन का मतलब ज्यादा से ज्यादा लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है और कम से कम गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, ये भी सही बात है। दिख ही रहा है रिएक्शन ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो सी ऑप्शन भी ठीक लग रहा है और आपको आपका क्या कहते हैं डी ऑप्शन भी ठीक लग रहा है। अब आते हैं ए ऑप्शन में, द रेट ऑफ रिएक्शन कॉमा वेपर टू लिक्विड इज इंक्रीज्ड। अब वो बोल रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वेपर से लिक्विड की वो आपकी बढ़ गई है। रेट ऑफ रिएक्शन वेपर से लिक्विड बनने की वो बढ़ गई है। वेपर से लिक्विड बनने की कहाँ बढ़ गई है भाई? ना, इसमें ए ऑप्शन नहीं आएगा। ये मेरी तरफ से इसमें गलत आंसर मार्क करा के दिया गया है। ये इकलौता वो क्वेश्चन है अभी तक, ठीक है। इसमें इसका करेक्ट आंसर डी ही आएगा, डी फॉर डॉग, बराबर। इसका करेक्ट आंसर वही आएगा।
तो ये अभी तक का इकलौता है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं 11 में। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट समथिंग समथिंग कुछ दिया हुआ है, एक रिएक्शन दी है 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इक्विलिब्रियम में है 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस सल्फर के साथ। इस रिएक्शन का 1300 केल्विन पे के की वैल्यू दी हुई है 0.0116 समथिंग। वाइल द हीट ऑफ डिसोसिएशन इज का मतलब वो डेल्टा एच वगैरह की वैल्यू, क्योंकि बॉन्ड्स वगैरह जो ब्रेक हुए हैं वो आपको समथिंग इतनी दी हुई है किलो जूल। द स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट 1200 केल्विन इज, मतलब ये आपको दिया हुआ है 1300 केल्विन पर, और के की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है कहाँ पे, 1200 केल्विन पर। एक इंसान इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करता है। देखो कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, अरे ऊपर है ऊपर है ऊपर, रुको 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 रुको, ये गंदी क्वेश्चन से डेल्टा एच दिया है, ठीक है। अरे ये वाला नहीं यार, वो T1 T2 वाला कहाँ है वो फॉर्मूला, T1 T2 T1 T2 T1 T2, हाँ ये 1200 1300 डेल्टा एच K1 और K2, ये ऐसे सॉल्व करेगा, इस फॉर्मूले में वैल्यू डालेगा। प्योर मैथमेटिक्स, इसको मैं बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करूंगी। अगर आंसर मैच नहीं कर रहा है तो करके देखो, क्योंकि मैं आंसर में जो मैंने दिया है वो करेक्ट है, ठीक है। लेकिन अब इसको एक दूसरा इंसान, स्मार्ट पर्सन, ऐसे भी सॉल्व कर सकता है कि देखो इस रिएक्शन का डेल्टा एच हमको दिया है पॉजिटिव, है ना, इसका मतलब ये रिएक्शन हमारी कैसी है बोलो, एंडोथर्मिक। और अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो इससे क्या शिक्षा मिलती है, इससे ये शिक्षा मिलती है कि T2 को अगर T1 से बड़ा होगा तो जो K2 है वो भी K1 से बड़ा होगा। वही ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 में बातचीत हुई थी, सेम वही नोट। तो आप टेम्परेचर बताओ, 1300 से 1200 कर रहे हो, यानी कि आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में टेम्परेचर घटा रहे हो। टेम्परेचर घटा रहे हो तो के भी क्या होगा बोलो, घटेगा, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शंस में टेम्परेचर और के का कैसा रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट। तो पहले अगर के 0.00116 समथिंग था तो अब के उससे छोटा होगा। क्या है बात, जारी दिमाग में, उससे क्या होगा, छोटा होगा। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो भगवान पाप है, उसको टिक करना। बी ऑप्शन पता है क्या लिखा है, बी ऑप्शन लिखा हुआ है 11.30, सी ऑप्शन लिखा है 118। ये पाप है, पाप, ठीक है, इट इज अ सिन, बहुत बड़ा वाला। 0.0116 is a value of K at 1300 Kelvin. If you decrease the temperature, the K will decrease because the reaction is endothermic. And in option number B and C, it is increasing, और वो भी बहुत बहुत ज़्यादा। तो B और C तो नहीं हो सकता। तो if you have marked option B and C, then it is a big crime, गुनाह है बहुत बड़ा। अच्छा, D ऑप्शन तो मैं सही बता रही हूँ, किसी ने अगर मार्क किया इज ए टोटली इडियट, can't be calculated. Why it can't be calculated? You have formula, why you can't calculate it? ठीक है, it will be big disaster to calculate that things, but you can calculate. तो इकलौता ऑप्शन जो बचता है वो ए है, और ऐसा नहीं है कि मैं ए पे कोई रहम खा के ए ऑप्शन को टिक कर रही हूँ। द आंसर फॉर द ए ऑप्शन इज दिस, ये है ए। तो अगर तुम ए को ये वाली चीज लिखोगे तो कहाँ, डोंट यू से कि ए को ऐसा लिखा जा सकता है ये। अब ये वाली चीज आपको छोटी नहीं लगती है इस वाली चीज से, डेफिनेटली छोटी है। तो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ए फॉर एप्पल। कोई गड़बड़ नहीं है अभी तक हमारे काम में। क्वेश्चन नंबर 11 भी निपट गया। 12 के डाउट डिस्कशन में आते हैं, ठीक है। 12 वाला क्या है, आपको एक रिएक्शन दी हुई है, हीट प्लस NOBr इक्विलिब्रियम में है NO प्लस 0.5 यानी कि हाफ Br2 के साथ। सबसे पहले आप ये पहचानो रिएक्शन एंडोथर्मिक है कि रिएक्शन एक्सो। अब किसी को यही पहचानते नहीं बनता है, तो ऐसे प्राणीगण जिनको ये पहचानते नहीं बनता है उनके लिए देखो थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ाया गया था उस दिन नहीं, एप्लीकेशन ऑफ LCP जिस दिन पढ़ाई गई थी, किस दिन पढ़ाई गई है, ये रही एप्लीकेशन ऑफ LCP। ये अच्छा ये नहीं एप्लीकेशंस नहीं यार, LCP जिस दिन पढ़ाई गई थी, ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल देख लेते हैं।
टेम्परेचर वाला फैक्टर किस दिन पढ़ाया गया है, मुझे दिख नहीं रहा है। LCP हो सकता है कि मैंने डिलीट कर दिया हो उसको यहाँ से, ठीक है चांदो, वो मेरे को दिख नहीं रहा है, टाइम पास नहीं करते हम अपना। तो इससे ही देखो रिएक्टेंट की तरफ हीट है, ठीक है। उस दिन मैंने एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक को आप किस तरीके से डिस्टिंग्विश करोगे उसका एक पूरा का पूरा डिस्टिंग्विशिंग चार्ट बना के दिया है वहाँ पर, है ना। तो उस डिस्टिंग्विशिंग चार्ट से आप पहचान सकते हो। तो इस वाले क्वेश्चन में आप लोगों को ये रिएक्शन कैसी दी हुई है, एंडोथर्मिक दी हुई है, बराबर। ये रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक है, ठीक है। आप रिएक्टेंट के पास हीट है, राइट। ये रिएक्शन आपकी कैसी है, एंडोथर्मिक है। अच्छा, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अच्छा ये कैलकुलेट करने का क्वेश्चन है। इफ द रिएक्शन वेयर अलाउड टू कम टू इक्विलिब्रियम एट अ टेम्परेचर समवॉट हायर देन 350 केल्विन, मतलब वो ये कह रहा है कि जो इक्विलिब्रियम है ये रिएक्शन अभी फिलहाल 350 केल्विन पर दी हुई है। बोल रहा है कि अगर इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 350 केल्विन पे जाकर स्टैब्लिश होता है तो के की वैल्यू क्या होगी। मुझे क्या पता क्या होगी, कोई डेटा ही नहीं दिया है इस बार, ना डेल्टा एच की वैल्यू, ना T1 की वैल्यू, ना T2 की वैल्यू, कुछ नहीं दिया है, ना K1 K2, कैसे बताऊं। आई कैन जस्ट तुक्का, मैं सिर्फ तुक्का हिट एंड ट्रायल कर सकती हूँ कि अच्छा हाँ ये बड़ी होगी छोटी होगी, एग्जैक्टली क्या होगी एब्सोल्यूट वैल्यू मैं नहीं बता सकती ना। तो रिएक्शन एंडोथर्मिक है, ये बात तो तुम्हारे दिमाग में जाती है। तो अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है एंड इफ यू आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर देन के वुड इंक्रीज, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन का जो भी के होगा, के ओल्ड है लेट्स से, तो के न्यू हमेशा के ओल्ड से इस केस के लिए क्या रहेगा, बड़ा ही रहेगा अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि छोटा रहेगा, तो इसीलिए पहला ऑप्शन तो गया, है ना। अच्छा, बी ऑप्शन कह रहा है कि मोर डेटा इज रिक्वायर्ड, आपको एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेशन करने के लिए नहीं बोली गई है। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने को बोला था, तो उस क्वेश्चन के हिसाब से अभी फिलहाल डेटा इन क्या कहते हैं इनसफिशिएंट है। लेकिन यहां तो एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने को ही नहीं बोल रहा है, बोल रहा है कि प्रिडिक्ट करो, बताओ रिलेटिवली क्या होगा, एब्सोल्यूट तो कोई बात ही नहीं हो रही। तो डेटा इनसफिशिएंट जैसा बकवास ऑप्शन तो गया। तो ऑब्वियस है कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि आपका जो के न्यू है वो ग्रेटर है किस चीज से, के ओल्ड से, ठीक है। अच्छा, और डी ऑप्शन इज अगेन रबिश, इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द रिलेटिव वैल्यूज। क्यों इम्पॉसिबल है, हमने नोट लिखा है एक्सो के लिए टी का के साथ इनवर्स रिलेशनशिप चलता है और एंडो के लिए कैसा रिलेशनशिप चलता है, डायरेक्ट। ओके, 14th में बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है पूछने वाले का, तो फिलहाल अभी अपन उस चीज को 14 को स्किप करके पहले 15 पे आते हैं, उसके बाद देखेंगे 14 में क्या है। एक 15 में एक रिएक्शन दी हुई है, ओके 15th, ठीक है। क्या दिया है, 3, मेरे को ऐसा लग रहा है कि तुम लोग मेरे से पूरा पेपर ही सॉल्व करवा रहे हो, एक या दो छोटे से सवालों को छोड़कर, चलो कोई बात नहीं। डेल्टा एच आपको दिया है -22 किलो कैलोरी, इससे ये समझ में आ गया कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। अब ऑप्शन से पढ़ते हैं क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, WRONG रॉन्ग, ठीक है। कहीं तुम पगलों ने गलती से करेक्ट स्टेटमेंट ना टिक मार दी हो, रॉन्ग, फॉल्स, इनकरेक्ट, है ना। ये वर्ड्स ढूंढा करो क्वेश्चन में, दिस विल मेक यू अ फूल मेनी टाइम्स। मैं तो बनी हूं बहुत बार 11th में, बाद में सीख गई थी, नहीं ये गलती रिपीट नहीं करेंगे। टेम्परेचर टेंड टू इंक्रीज इन ईच केस एज द रिएक्शन प्रोसीड, ओके। Chemical bond must be broken for this reaction to occur, okay. At equilibrium concentration of H2, N2 and H3 are not changing. देखो C ऑप्शन ना दुनिया का करेक्ट ऑप्शन है। कैसे करेक्ट ऑप्शन है, हाउ कैन आई से, मेरी क्या सी ऑप्शन से कोई पर्सनली मतलब कुछ है लगाओ। इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन ही है ये भाइयों और बहनों की, इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती, वो फिक्स होती है। सो सी इज योर करेक्ट। अब गलत होगा तो ए होगा, बी होगा या डी होगा। सी तो भगवान पाप है ये भी एक, अगर आपने सी को गलत कह दिया तो, ओके। अब डी बोलो क्या बोलता है, इफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर सेम एट इक्विलिब्रियम एज दे वेयर इनिशियली, इक्विलिब्रियम प्रेशर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द इनिशियल प्रेशर। अब सुनो ध्यान से मेरे प्रवचन,
PV इक्वल टू होता है nRT बराबर, n कर लेना छोटा। बोल रहे हैं कि अगर इनिशियली जो वॉल्यूम लिया गया और जो इनिशियल टेम्परेचर लिया गया, इन्हें आप फिक्स कर दो या फिर आप कह सकते हो कांस्टेंट कर दो। तो भैया आर भी तो कांस्टेंट है और इनिशियल मोल्स भी तो कांस्टेंट है, तो प्रेशर भी तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो प्रेशर क्यों वेरी करेगा इस क्वेश्चन में, है ना। अगर आप वॉल्यूम और टेम्परेचर को भी फिक्स कर देते हो, याद करो फर्स्ट चैप्टर एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, ठीक है। क्या था एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, क्या था मैं भी भूल गई हूँ, स्टेटमेंट तो मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं बता देती हूँ। इफ two containers containing different gases at same temperature having a similar volume and pressure, then moles will also remain same, right। ऐसी थी एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। तो मैंने कभी तुम्हें एवोगैड्रो हाइपोथेसिस ऐसे तो नहीं रटवाई थी, मैं तो बोलती थी PV इक्वल टू nRT लिखो, जो चीजें कांस्टेंट है उन्हें काटते जाओ, जो बचा वो भी फिर कांस्टेंट ही होगा अगर किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो इसीलिए इस क्वेश्चन का गलत स्टेटमेंट होगा डी फॉर डॉग। अच्छा, अब श्रेय ने मार्क किया है ए को उसने गलत कहा है, तो एक बार उसके नजरिए को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि टेम्परेचर टेंड्स टू इंक्रीज इन ईच केस एज रिएक्शन प्रोसीड्स। मतलब वो ये कह रहा है कि जैसे जैसे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, रिएक्शन के फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने से टेम्परेचर बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। ओके, तो सुनो, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। कोई भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो तब जाती है जब आप उसका टेम्परेचर क्या करते हो, घटाते हो। किसका टेम्परेचर घटाते हो, किसका टेम्परेचर घटाते हो, आप किसका टेम्परेचर घटाते हो, ये मायने रखता है। वो जो चार्ट बनाया ना मैंने बीच में ऐसा, किसका टेम्परेचर, किससे हीट निकालते हो, आप हीट निकालते हो, हीट कम करते हो, तब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। हीट कम करते हो, ठीक है, टेम्परेचर घटाना मतलब आप हीट क्या करते हो, कम करते हो, ठीक है। हीट कम कर रहे हो किसकी, सिस्टम की। तो अगर सिस्टम की हीट कम हो रही है तो कहीं तो जा रही होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा कमरा ठंडा हो रहा है एसी की वजह से, तो जहां एसी का आउटडोर लगा होता है उसके पास जाके खड़े हो ना, गरम गरम हवा फेंकता है कि नहीं फेंकता है, कहीं और का। अगर किसी सिस्टम से टेम्परेचर को लो डाउन किया जा रहा है तो सराउंडिंग में कहीं ना कहीं तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होगा ना, बराबर। ऐसा तो होगा नहीं कि टेम्परेचर तुम्हारे कमरे का कम होता जा रहा है और बाहर उसका कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हो तो इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपने हीट कम की होगी और टेम्परेचर इस सिस्टम का आपने टेम्परेचर घटाया होगा। लेकिन आपके जो सिस्टम के बाहर है, लेट्स से ये कंटेनर है, तो कंटेनर के अंदर जो रिएक्शन हो रही है वहां का टेम्परेचर घटा होगा, लेकिन कंटेनर को जब आप छुओगे तो आपको गरम गरम लगेगा। क्यों आपको गरम गरम लगेगा, क्योंकि उसने अपना टेम्परेचर कम करके बाहर फेंका ना, तो बाहर का टेम्परेचर बढ़ गया ना। सो देयरफॉर द रिएक्ट, इसीलिए पहला ऑप्शन करेक्ट है। और ये ऑप्शन में तुम्हें ऐसा लगेगा कि बहुत कंफ्यूजिंग है, तो तुम याद करो जब तुम 10th क्लास में थे तुम्हें एक एग्जाम्पल दिया जाता था एक्सोथर्मिक रिएक्शन का कि चूने को बाल्टी में आप डिजोल्व करो तो आपकी जो बाल्टी है वो गर्म हो जाती है। इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन जाती है तो रिएक्शन अपना खुद का यानी कि सिस्टम का टेम्परेचर कम करती है, लेकिन सराउंडिंग यानी कि जिस कंटेनर में वो हो रही है या उस कंटेनर के आजू बाजू का वहां का टेम्परेचर बढ़ा देती है। तो बस वही चीज वहां पे ऑप्शन नंबर ए में लिखी है। तो दिस माइट बी क्वाइट कंफ्यूजिंग, क्योंकि एक इंसान इसको ऐसा भी तो बोल सकता है, मैं वहां पे क्लियरली लिखा नहीं था ना कि सिस्टम के बारे में बात हो रही है कि सराउंडिंग के बारे में, बट उसमें मैं ये बोलूंगी वहां पे साफ साफ दिख रहा था कि डी ऑप्शन गलत है। सो ऑब्वियस है कि ए ऑप्शन नहीं। इस तरीके की सोच के साथ आगे थोड़ा बढ़ना पड़ता है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17 और 18 दोनों PCL 5 के सवाल हैं, दोनों ही डिस्कस करने हैं। डायरेक्ट बातचीत करते हैं। 17 में डेल्टा H0 पॉजिटिव दिया है, मतलब 17 वाली जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में बात हो रही है, ध्यान से सुनना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में बात हो रही है। बोलो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ क्या होता है। क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू प्रेशर, वॉल्यूम, इनर्ट गैस, कैटलिस्ट या कंसंट्रेशन इन पे डिपेंड करती है? कभी नहीं, कभी नहीं।
कभी भी नहीं। तो इसीलिए जो ऑप्शन नंबर सी बोला गया है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वो बोल रहा है कि कैटलिस्ट डालने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि के की वैल्यू बदल जाएगी। बकवास है ना, छोड़ दो। अच्छा, अब उसके बाद आगे आपने बोला है रिमेन्स अनचेंज, डी ऑप्शन बोल रहा है रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है यार, अनचेंज तो रहती है, लेकिन आगे के भाषा भी तो सुन लो। नो मैटर हाउ कंडीशंस आर ऑल्टर्ड, ये क्या बकवास है? क्यों? टेम्परेचर को तुम कम या ज्यादा करोगे तो के पे कोई असर नहीं पड़ता है ना। इसका मतलब माना कि आपका के प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन और क्या कहते हैं इनर्ट गैस, कैटलिस्ट, इससे इंडिपेंडेंट है, लेकिन टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी तो है ना। और अगर आप रिएक्शन को रिवर्स कर देते हो, आप किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हो या फिर क्या कहते हैं उसको डिवाइड कर देते हो, तो क्या के की वैल्यू ऑल्टर नहीं होती है ना। तो इसका मतलब आप हमेशा वो अनचेंज रहेगा, ये कैसे कह सकते हो? तो डी ऑप्शन में तो बोल रहा है नो मैटर व्हाट द कंडीशंस आर, सो दिस इज बकवास। सो देयरफॉर डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। तो सी और डी तो मेरी लिस्ट से एकदम भाग गए। अब आते हैं ए पर। ए बोलो क्या कह रहा है? इंक्रीजेस एज प्रेशर इज इंक्रीज्ड। महाझूठ। प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, कैटलिस्ट, इनर्ट गैस, इन 5 चीजों पे आपका के डिपेंड नहीं करता। तो प्रेशर बढ़ाओ घटाओ के को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए ए ऑप्शन भी आपका क्या है? गलत है। चलो अब आते हैं बी फॉर बॉल में। अब बचा तो वही, तो बी ही सही होगा, क्योंकि बी ऑप्शन में टेम्परेचर के बारे में बोला जा रहा है। बोल रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने से के बढ़ेगा। ऑब्वियस है, जो अभी आपने नोट पढ़ा इतना ज्यादा, उस नोट के अकॉर्डिंग जब भी रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है तो ये कंडीशन आपकी फॉलो होती है। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के बढ़ेगा, दिस इज ट्रू। और आगे उसने बोला है कि प्रेशर को आप कांस्टेंट रखो। ठीक है, तो प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कांस्टेंट हो इंक्रीज हो, क्यों, उससे उसको कोई लेना देना ही नहीं है। सो करेक्ट आंसर विल बी बी। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 यही है आपका PCl 5 जैसा ही है, बट थोड़ा सा उसमें भाषा देखो अलग है। आपको दिया है PCl 5 इक्विलिब्रियम में है PCl 3 प्लस Cl2 के साथ, डेल्टा H0 पॉजिटिव है 30 किलो कैलोरी पर मोल। अब वो बोल रहा है द नेचुरल टेंडेंसी टूवर्ड लोअर पोटेंशियल एनर्जी टेंड्स टू डैश। अब इस रिएक्शन की जो नेचुरल टेंडेंसी है लोअर पोटेंशियल एनर्जी के तरफ जाने की, उसके ऐसा करने से सिस्टम में क्या क्या बदलाव आएंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये क्वेश्चन मैं मानती हूं कि आपसे गलत हो सकता था, क्योंकि आपने ये पहली बार ही पढ़ा है ना, ये आपसे गलत हो सकता है। तो अगर अपनी नोट्स कॉपी में कुछ इंक्लूड करना चाहते हो तो अभी जो मैं शब्द लिख रही हूं आप वो इंक्लूड कर सकते हो, बट इसके ऊपर या इससे ऊपर पूछे जाने वाले किसी सवाल में आपकी गलती होनी ही नहीं चाहिए थी। आउट ऑफ स्कोर करने वाला पेपर था। मैंने उस वक्त बोला था कुछ लोगों को कि इस पेपर में अगर कम भी आए हैं वीडियो के स्टार्टिंग में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि पेपर ऐसा है। ये अगर कम आए हैं तो खुद पे शर्म करो, 1-2 थप्पड़ खुद को मारो, नींद से जगाओ कि ये क्या बेशर्मी चल रही है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम के हिसाब से गलतियां माफ होती है, बट सेकंड टाइम थर्ड टाइम अगर तुम यही रिपीट करोगे हर बार नोट्स कॉपी में कि चीज़ों से सवाल पूछेगा बट नहीं बने, तो फिर वो तुम उसके लायक नहीं हो फिर इस एग्जाम के। चलो 202 नहीं क्या है 18 है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है? रिएक्शन जो है टेंडेंसी है उसकी लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाने की। सिर्फ एक लाइन में लिख रही हूँ, इसको तुम याद रखोगे। कोई भी रिएक्शन ठीक है, अगर वो अप्रोच करती है टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम, ठीक है, वो अगर अप्रोच करती है टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम में अप्रोच करने से उसकी जो सिस्टम होता है उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। इस पे हम बातचीत करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, बस इतना तुमको अभी यहाँ पे याद रखना है, खत्म। तो ऐसे में अब आगे यहाँ पे बोला है कि रिएक्शन लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जा रही है, मतलब धीरे धीरे वो अपना पोटेंशियल एनर्जी कम कर रही है। इसका मतलब वो धीरे धीरे इक्विलिब्रियम को अप्रोच कर रही है ना, धीरे धीरे वो क्या कर रही है? आपके इक्विलिब्रियम को अप्रोच कर रही है।
और हमने जब ये चैप्टर पढ़े, मतलब ये टॉपिक पढ़े थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पे देखो इक्विलिब्रियम को डिफाइन किया था, इक्विलिब्रियम को एंट्रोपी के टर्म्स में डिफाइन किया था, बराबर। इक्विलिब्रियम को एंट्रोपी के टर्म्स में डिफाइन किया गया था, बराबर। इक्विलिब्रियम को किसके टर्म्स में हमने डिफाइन किया है? एंट्रोपी के टर्म्स में। अच्छा, तो अब यहाँ पर तुमसे पूछा जा रहा है कि बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो उसमें आगे आ जाते हैं जगह जगह। कीप द गैसेस फ्रॉम कंडेंसिंग टू लिक्विड, जो तुमने मार्क किया है श्रेयन, उसका इन ऑप्शन से कोई वास्ता नहीं। कंडेंसेशन कैसे? यहाँ तो सब कुछ ही तो गैस गैस है, यहाँ तो कुछ भी कंडेंसेशन नहीं है। कंडेंसेशन किसे कहते हैं? गैस टू लिक्विड। यहाँ तो कुछ भी कंडेंसेशन की बातचीत ही नहीं हो रही है, तो सी ऑप्शन नहीं लिख सकते आप। इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का वॉल्यूम अपने आप कैसे बढ़ेगा? इक्विलिब्रियम तो एक क्लोज कंटेनर में अचीव होता है ना, अनलेस अनटिल तुम वॉल्यूम के साथ छेड़छाड़ ना करो। अपने आप वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा? क्लोज कंटेनर में होती है रिएक्शन, तो वॉल्यूम तो फिक्स होता है, तो बी ऑप्शन हो नहीं सकता। अब बचता है ए फॉर एप्पल या डी फॉर डॉग। इस रिएक्शन में PCl5 का फॉर्मेशन इंक्रीज होगा, और एक ऑप्शन आपको दिया है इस सिस्टम में कि जो रैंडमनेस है, वो रैंडमनेस क्या होगी? इस सिस्टम में इंक्रीज होगी, ठीक है। तो देयरफॉर अब यहां पर रैंडमनेस, एंट्रोपी, एंट्रोपी के बारे में आप क्या बोलोगे? कुछ भी नहीं, उसके बारे में तो कोई डेटा ही नहीं है। डी फॉर डॉग, एक ही बचता है, प्रमोट फॉर्मेशन ऑफ PCl5 इन द रिएक्शन। ये क्वेश्चन था जो तुम्हारा गलत हो सकता था, इसमें कुछ भी नहीं है, जान दो, एक गलत होता है। अब आते हैं 19 पर। यार तुमने मेरे से ना पूरा पेपर ही सॉल्व करवा लिया। 25 डिग्री सेल्सियस पे डेल्टा G0 आपको दिया हुआ है। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम? अच्छा, अभी इस रिएक्शन को देखो। H3O पॉजिटिव एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस इक्विलिब्रियम में है 2 टाइम्स ऑफ H2O लिक्विड के साथ। इस क्वेश्चन का डेल्टा G0 25 डिग्री सेल्सियस पे -79.9 किलो जूल दिया है। अब वो बोल रहा है कि बताओ अगर रिएक्शन को मैं ऐसा लिख दूं तो ऐसा लिख देने से हम लोगों का के क्या होगा? के। अब देखो यहाँ पे लोगों से दो गलती होती है। जो लोग बहुत ही क्विक एक्शन लेने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं? अरे रिएक्शन उल्टी हो गई, ये जो डेटा दिया इसको उल्टा कर दो, उल्टा करके जो भी आंसर आ रहा है ऑप्शन से मैच कर लो। अरे डेटा रिएक्शन उल्टी की गई है, लेकिन ये गिवन पार्ट आपका के नहीं है, ये आपको क्या दिया हुआ है? डेल्टा G0 दिया है। अगर आप करते हो ना के ओल्ड इक्वल टू 1/k न्यू, ये के साथ करते हो, डेल्टा G0 के साथ नहीं कर सकते। तो अरे अब ऐसे कैसे करेंगे? तो अब इसको सॉल्व करेंगे। ये जो आपको डेल्टा G0 दिया है, इस डेल्टा G0 से पहले के निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो आपका काम है। कैसे? डेल्टा G0 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ RT, ठीक है, log बेस 10 के। यहाँ पे आगे मैं 2.303 R लिखना भूल गई थी। डेल्टा G0 इस क्वेश्चन में कितना दिया है? -79.9 किलो जूल, ठीक है। वो ओके कर लेना उसको, ठीक। यहाँ से पूरा अपना क्या कहते हैं एंटी लॉग वगैरह लेकर आप के की वैल्यू कैलकुलेट करो, और जो भी के की वैल्यू आएगी, लेट से के की वैल्यू आई 11, तो नीचे वाली रिएक्शन का के क्या होगा? उसका उल्टा। क्यों? क्योंकि रिएक्शन को रिवर्स किया गया है। सो देयरफॉर, ठीक है। तो 2 ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 19 में अगर कोई किसी की कैलकुलेशन एरर हुई है तो आप प्लीज उसको एक बार ठीक करें। लेकिन अगर कैलकुलेशन करने पर भी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सही है फिर भी आंसर नहीं मैच हो रहा है, तो मुझको बताओ, फिर मैं भी सॉल्व करूंगी। 21 आखिरी सवाल। CO प्लस Cl2 इक्विलिब्रियम में है COCl2 के साथ, और इस क्वेश्चन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि Kp आपको दिया है 5.62 इंटू 10 की पावर में 35 एट 25 डिग्री सेल्सियस। इस क्वेश्चन में डेल्टा G0 क्या होगा वो पूछ रहा है। यही सेम बातचीत, यही सेम अब भी जो हमने की क्या? डेल्टा G0 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ RT, मतलब फिर से मैं 2.303 खा गई, log बेस 10 5.62 इंटू 10 की पावर 35। ये करना है तुमको, और कुछ भी नहीं, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस को बस केल्विन में कन्वर्ट करना ना भूलना, ठीक है। ये वो हो सकता है पॉइंट जहां पे आपने में भी गलती की हो,
तो 2 माइनस 2.303 आर की वैल्यू क्या पुट करेंगे बताओ, 0.0821 पुट करेंगे क्या, नहीं, यहाँ पे आपको आर की वैल्यू 8.314 पुट करनी है। आंसर हम किस में निकालेंगे, जूल में। क्यों, मुझे क्यों पता जूल में निकालेंगे, ऑप्शन जूल में दिए हैं, बल्कि ऑप्शन जूल में भी नहीं किलो जूल में दिए हैं, और ये जो 8.314 होता है ना ये जूल में आता है। तो कोई बात नहीं, एक बार आंसर आ जाएगा तो उसको हम किलो जूल में कन्वर्ट कर लेंगे, बट ये आर की वैल्यू यहाँ पुट होगी। तो ये गलती हो सकती है आर की वैल्यू पुट करने में। टेम्परेचर को हो सकता है तुम कैल्विन में कन्वर्ट करना गलत हो गया हो मे बी तुमसे, और ये आप लोगों का लॉग आपको कैलकुलेट करना है। लॉग कैसे कैलकुलेट करते हैं ये तुम्हें आता है, ये नहीं आता है तो सर को पूछना कि सर कैसे करते हैं, उनको बता, वो तुम्हें बता देंगे। ये मल्टीप्लाई करो, लॉग की वैल्यू आ गई, लेट से एक्स आंसर आया तो एक्स जूल होगा, और ऑप्शन में किलो जूल पूछा है, ध्यान रखना, ठीक है, ऑप्शन में किलो जूल पूछा है, ये ध्यान रखना, बस आ गया, डन, खत्म। अच्छा अब सोचो, क्वेश्चन नंबर 21 को हम एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन, कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, देखो पहला ऑप्शन दिया है 204 किलो जूल पर मोल, दूसरा दिया है 17.1, उसके बाद दिया है -204, और उसके बाद दिया है -17.1। इस क्वेश्चन में जो डेल्टा जी नॉट है वो पॉजिटिव है, नहीं, अच्छा डेल्टा जी नॉट तो अभी निकलने का है ना, सॉरी नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो निकाल लेना, डन। तो ये हो गई बातचीत। अब क्वेश्चन नंबर 21 के नीचे एक मैसेज लिखा हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं। ऑल ऑफ दिस हैव वन थिंग इन कॉमन इक्वल टू दे ऑल हैव द अपोजिट आंसर्स, मतलब लाइक करेक्ट इज 204 देन इट सेज दैट करेक्ट इज -204 विच इज रॉन्ग। नहीं देखो ऐसा नहीं है, बेसिकली ना आप जब इसको मैं कैलकुलेट ही कर लेती हूँ, रुको मैं भी अपना कैलसी खोलती हूँ मोबाइल में, कितना है देखो इसका मल्टीप्लिकेशन 2.303 इंटू 8.314 मल्टीप्लाई 298, तो ये आएगा आपका माइनस बाप रे 5705.84, ओके। फिर हमें लॉग कैलकुलेट करना है 5.62 इंटू 10 की पावर 35 का, ठीक है, ये वाली चीज़ का, ठीक है। तो अभी यहाँ अरे यार अब इस चीज़ का आपको बस क्या करना है, लॉग कैलकुलेट करना है। तो लॉग जब तुम कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद कुछ ना कुछ तो आंसर निकालोगे ही निकालोगे, राइट। अब उस आंसर के सामने जो भी साइन आ रही है, ठीक है, उस साइन को आपको बस क्या करना था, लिखना था, और तो कुछ भी नहीं था। मुझे नहीं लगता इसमें क्या दिक्कत आई है। तुम्हें अगर फिर भी कोई तकलीफ है, दुख दर्द है, तो तुम एक बार मुझे उसका अटेम्प्ट भेजो कि मैं भी देखूंगी उसमें कि क्या गलत हो रहा है। कैलकुलेशन पार्ट है और कुछ भी नहीं है उसमें श्रेयन। बाकी क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, जो उस वक्त मैंने स्किप कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि आपके पास एक x2 है प्लस y2 है और इक्विलिब्रियम में है 2 टाइम्स ऑफ xy के साथ, और प्लस हीट है। प्लस हीट यानी कि बताओ ये क्या हुआ, ये रिएक्शन हुई एक्सोथर्मिक, ठीक है। अब अगर तुम्हें इसमें डाउट है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक कैसी है, तो जहां पे हमने ली चार्टिलियस प्रिंसिपल का सेकंड पार्ट पढ़े हैं ना, उस सेकंड पार्ट में मैंने एंडो और एक्सो को आपस में डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं इसी सिंबल्स के द्वारा ये बताया है, ठीक है, आप वहां पे देख सकते हो। अब बोल रहा है डिक्रीजेस टेम्परेचर वुड कॉज, आपने इस क्वेश्चन में टेम्परेचर को डिक्रीज किया, तो टेम्परेचर के डिक्रीज होने से क्या होगा, ये सवाल है इस क्वेश्चन का। क्या होगा बताओ टेम्परेचर डिक्रीज होने से। अरे एक रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो, इसका मतलब रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट कहाँ होगी, फॉरवर्ड शिफ्ट होगी, खत्म। अब देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या बोल रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स, पहले डी ऑप्शन पे बात करते हैं, पहले डी ऑप्शन, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीजेस, मॉलिक्यूल्स के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं, अच्छा ठीक है, पता नहीं क्या है। एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, सिस्टम की एंथैल्पी यानी कि डेल्टा एच बढ़ जाएगा।
अरे अगर एक रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है इसका मतलब वो और भी ज़्यादा एक्सोथर्मिक होगी, और अगर वो और एक्सोथर्मिक होगी तो इसका मतलब डेल्टा एच की वैल्यू उतनी ज़्यादा निगेटिव आएगी, बराबर। तो सिस्टम की एंथैल्पी बढ़ेगी नहीं, घटेगी। अच्छा, उसके बाद सिस्टम बिकम मोर स्टेबल। ओके, फिर द बॉन्ड बिटवीन लाइक एटम्स आर मोर स्टेबल देन द बॉन्ड बिटवीन अनलाइक एटम्स। देखो, सी ऑप्शन नहीं हो सकता, पहले ये समझते हैं। लाइक एटम्स यानी कि X2 की बात कर रहा है और Y2 की बात कर रहा है। अगर X2 और Y2 के बॉन्ड बहुत स्टेबल हो जाएंगे तो वो टूटेंगे नहीं, और अगर टूटेंगे नहीं तो रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगी, बट रिएक्शन तो फॉरवर्ड जा रही है ना। कैसे जा रही है? टेम्परेचर घटा ना, बताओ। तो इसका मतलब सी ऑप्शन तो अगर हमने मार्क किया है तो गड़बड़ है, ठीक है, बराबर। अच्छा, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, डी ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। अगर आप रिएक्शन का क्या कर रहे हो, टेम्परेचर घटा रहे हो, तो आपके टेम्परेचर को घटाने से आपका जो डेल्टा एच है वो तो घट रहा है, और ज़्यादा निगेटिव हो रहा है ना वो तो इसीलिए पहला ऑप्शन और सी ऑप्शन तो हमने रूल आउट कर दिया। अब बचता है बी और डी। अच्छा, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिएक्शन फॉरवर्ड गई, और अगर किसी भी चीज़ की रिएक्शन फॉरवर्ड गई है इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? अगर रिएक्शन फॉरवर्ड गई है इसका मतलब क्या? कि Q आपके K से ये वाला रिलेशनशिप होगा। इसका मतलब इस रिएक्शन का K इंक्रीज रहा होगा, है ना। इस रिएक्शन का K इंक्रीज रहा होगा। नहीं तो ऐसे भी समझ लो, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए टेम्परेचर का और K का आपस में कैसा रिलेशनशिप चलता है? इनवर्स का। तो अगर टेम्परेचर को आपने क्या किया, इस क्वेश्चन में घटाया है, तो आपका इस क्वेश्चन में K बढ़ा होगा। K बढ़ने का मतलब आपकी रिएक्शन मोर स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। K बढ़ रहा है यानी कि आपकी रिएक्शन मोर स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। सो इसीलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये पॉइंट थोड़ा सा याद रख लेना, K इंक्रीज नोट्स कॉपी में लिख लेना, K इंक्रीज मतलब मोर स्टेबिलिटी। और डी ऑप्शन तो पता नहीं यार उसने क्या नॉनसेंस लिखा है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीजेस। किसके मॉलिक्यूल? रिएक्टेंट के कि प्रोडक्ट के? कुछ तो बता। तो डी ऑप्शन तो एक अजीब ही बिना सर पाँव का टॉपिक है। तो इस तरीके से केमिकल इक्विलिब्रियम नंबर 7 का डिस्कशन समाप्त होता है। लेना तो मुझे 6 था, बट ले लिया मैंने 7, क्योंकि मुझे लग रहा था कि 7 में तुम लोग शायद ज़्यादा कहीं डिप्रेशन में ना चले जाओ। तो अभी कल हम लोग जो चीज़ लेंगे टेस्ट में वो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया रहेगा, ठीक है। लेकिन साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया के ज़्यादा सवाल उसमें नहीं रहेंगे। मुश्किल से आपका आधे घंटे का टेस्ट रहेगा बस। उसमें मैं गिन के 4 सवाल डालूंगी, दैट्स ऑल, फिर वो चीज़ खत्म, ठीक है। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया का कल टेस्ट रहेगा, गिन के 4 सवाल, और फिर हम लोगों का टॉपिक वाइज टेस्ट लेना डेली ओवर हो जाएगा, ठीक है, बराबर। टॉपिक वाइज जो हम ले रहे थे अभी बच्चों जैसे, अब हम टॉपिक वाइज खत्म करते हैं। फिर तुम लोगों को थर्सडे के दिन का गैप मिलेगा। नहीं, गैप क्यों देना यार, संडे का तो मैं गैप दे ही रही हूँ ना। हाँ, तो थर्सडे से हम लोग जो टेस्ट पैटर्न शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे आपका स्टेटमेंट प्रॉब्लम। वो नहीं होता है असर्शन रीजनिंग, ठीक है, ताकि तुम्हें असर्शन रीजनिंग में रहे, ठीक है। थर्सडे को असर्शन रीजनिंग, ओके। फ्राइडे के दिन अगेन आ जाते हैं। फ्राइडे के दिन से मैं टेस्ट जो लूँगी वो पूरे चैप्टर के मिक्सचर के लूँगी। मिक्सचर समझते हो, खिचड़ी है ना, सारे टॉपिक्स मिक्स हो चुके हैं। और थर्सडे को जो टॉपिक पेपर में लिया जाएगा वो आपके सवाल उच्च स्तरीय रहेंगे, ठीक है। उच्च स्तरीय का अर्थ समझ जाना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, या फिर आप ऐसा कह सकते हो एडवांस लेवल के। तो थोड़ा हो सकता है तुम्हारी आंखों से आंसू आए, ठीक है। या फिर एक काम करते रुको, थर्सडे को अचानक से तुम्हें एडवांस लेवल पे नहीं डालते, पहले तुम अपने घर पे प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद हम लोग एडवांस लेवल में घुसेंगे। फिलहाल अभी नहीं घुसते, ठीक है। तो रोना शुरू हो जाएगा पता चले, ठीक है, वो मैं नहीं संभाल पाऊंगी ना रोना तुम लोगों का, है ना। थर्सडे का तो मैं बता चुकी हूँ असर्शन रीजनिंग। फ्राइडे एंड सैटरडे इस दिन मैं तुमको एक PDF बना कर दूंगी। उस PDF में आपको कॉम्प्रीहेंशन टाइप क्वेश्चन होंगे, पैराग्राफ रहता है, उस पैराग्राफ के बेसिस पे आपको नीचे 3-4 सब पार्ट्स के क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, है ना, ये ऐसे, ठीक है। तो फ्राइडे और सैटरडे का जो हमारा टेस्ट टॉपिक रहेगा वो कॉम्प्रीहेंशन टाइप क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। और उसके अलावा मैच द पेयर हो सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार के सवाल समाप्त।
फिर हम लोग बाय मंडे हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम का टेस्ट ओवर कर देंगे। लेकिन हाँ, जो हमारी डेली कॉपी चेकिंग चलती है वो चलेगी अगर उस पॉइंट तक आयोनिक इक्विलिब्रियम में कुछ थ्योरी पार्ट खत्म होके न्यूमेरिकल पार्ट नहीं आता है तो, ठीक है। और अगर आ जाता है तो अच्छी बात। केमिकल इक्विलिब्रियम नंबर 6 के जो डाउट्स हैं वो अब कल डिस्कस कर लिए जाएंगे। 7 के मैं करना नहीं चाह रही थी, बट उसमें मैंने देखे सभी के मार्क्स बहुत ही कम थे, तो इसीलिए मैंने डिस्कस किया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस डिस्कशन के बाद ऐसा लग रहा होगा कि अरे यार ये टॉपिक इतना कठिन था, है ना। जितना आपने गलत किया, आई डोंट थिंक कि वो, मतलब अगर पढ़ के बैठते यार तो मुझे नहीं लगता होता। बाकी केमिकल इक्विलिब्रियम नंबर 6 का कल डाउट डिस्कशन रहेगा। इन केस अभी भी किसी ने ऐसा कोई है जिसने अपने डाउट्स नहीं बताए तो बता दे। ओके, ठीक।